जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था बेदरिंग का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें हमने समझा था कि जो बेदरिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझी थी और उसका हमने फिजिकल बेदरिंग समझी थी, उसके टाइप समझे थे और फिजिकल बेदरिंग उसमें कंप्लीट हम कर लिए थे। तो आज उसी से आगे हम नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड वीडियो है ये, तो इसमें हम देख रहे हैं जो जो केमिकल बेदरिंग है उसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, विथ फैक्ट के साथ और सरल शब्दों में। तो देर ना करते हुए साथियों चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, बेदरिंग का चैप्टर देख रहे थे, तो उसमें फर्स्ट भाग में देखेंगे फिजिकल बेदरिंग हमारी कंप्लीट हुई थी, विथ फैक्ट के साथ हमने देखा था। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड वीडियो है ये हमारा, और इस वीडियो में जो हम देखेंगे वह देखेंगे केमिकल बेदरिंग से स्टार्टिंग करेंगे। तो एक बार देखते हैं केमिकल बेदरिंग क्या होती है और इसको फैक्ट बहुत ही आसान शब्दों में और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखेंगे केमिकल बेदरिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल बेदरिंग बोले तो रासायनिक अपक्षय। तो देखेंगे द प्रोसेस ऑफ केमिकल बेदरिंग मे बी डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल रॉक्स and minerals into new compounds and substance having different chemical composition and physical properties। एक बार देखते हैं तो केमिकल बेदरिंग क्या होती है। वह होती है डेफिनेशन कि जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण होगा इसका ओरिजिनल रॉक, जो ओरिजिनल जो मूल रॉक है उसका रूपांतरण होगा, और जो मिनरल्स होंगे उनका किसमें न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड बन जाते हैं इसमें। जबकि फिजिकल बेदरिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता था उसकी जो न्यू कंपाउंड नहीं बनता था और उसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या चेंज नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या है, न्यू कंपाउंड भी बन रहा है और क्या है प्रॉपर्टी है वह भी क्या है चेंज हो जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दूसरी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The chemical weathering take place mainly at the surface of rocks and minerals with disappearance of certain minerals and the formation of secondary product। बोले तो न्यू प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट मतलब न्यू प्रोडक्ट। जैसे कोई रॉक है उसका जो मेन जो पार्ट है वह चेंज हो जाता है न्यू प्रोडक्ट में। तो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केमिकल बेदरिंग कहते हैं। तो एक बार हिंदी में देख लेंगे इसको। तो रासायनिक अपक्षय मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों की सतह पर होता है, जिसमें कुछ खनिज के गायब होने, मान लो गायब होने का मतलब है कि दूसरे रूप में क्या है चेंजमेंट हो जाना। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो खनिज या जो भी हमारा मिनरल्स है वो गायब हो जाता है। उसका मतलब है कि दूसरे रूप में क्या है चेंजमेंट हो जाना एवं द्वितीय उत्पादों नई सामग्री का क्या है निर्माण हो जाता है। इसे क्या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या फिर केमिकल बेदरिंग कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं और इजीली शब्दों में। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी रासायनिक बेदरिंग में क्या डिकम्पोजिशन हो रहा था। आप लोग ध्यान रखिएगा, जबकि जो फिजिकल वेदरिंग हो रही थी उसमें क्या हो रहा था डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। आप ध्यान रखिएगा, उसमें केवल टूट फूट हो रही थी। इसमें क्या डिकम्पोजिशन यानी अपघटन हो रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। केमिकल वेदरिंग में किसका हो रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स का, बाय द वेरियस केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, और इसी को हम क्या है केमिकल वेदरिंग में कहते हैं। एक बार हिंदी देख लेते हैं। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों और खनिजों का अपघटन क्या रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी सिंपल वे में हम देख रहे थे। तो कंटिन्यू देखेंगे। अब इस फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। द केमिकल वेदरिंग हैज ग्रेट रोल इन कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, यानी जो केमिकल वेदरिंग होती है भाई मोस्टली सबसे अधिक जो रोल अदा करती है वो किसमें करती है भाई, कन्वर्ट कर देती है किसको प्राइमरी मिनरल से किसमें सेकेंडरी मिनरल में। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देख लेते हैं इसको। तो ग्रेट रोल इन कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, तो प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से, जैसे फेमस थे हमारे फेल्सपार हो गया, माइका हो गया और एम्फीबोल्स। और ये किस में चेंज हो रहा है इनटू सेकेंडरी मिनरल्स, जो क्या सेकेंडरी मिनरल्स में चेंज हो रहा है। जैसे कौन कौन से सेकेंडरी मिनरल में कैल्यूनाइट, मोन्टमोरोलाइट और बर्मिकुलाइट, ये कैसे हमारे सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मिनरल्स हैं लेकिन ये सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं, इनमें क्या है चेंजमेंट हो जा रहा है। तो एक बार हिंदी में देखेंगे। प्राथमिक खनिजों फेल्सपार, अभ्रक और एम्फीबोल को द्वितीयक खनिजों में बदलने में रासायनिक अपक्षय की क्या है बड़ी भूमिका होती है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे।
तो कंटिन्यू एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल द केमिकल वेदरिंग ऑफ फेल्सफार, यानी जो फेल्सफार जैसा कि हमारा प्राइमरी मिनरल्स भाई किसमें प्रोड्यूस कर देता है, एक क्ले मिनरल्स को, ध्यान रखेंगे। जो फेल्सफार प्रोड्यूस एक क्ले मिनरल्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। यहाँ पे क्या है, जो फेल्सफार है उसका क्या है, कंपोजिशन क्या है, चेंजमेंट हो जा रहा था, ध्यान रखेंगे। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजमेंट हो जाती हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़े थे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फेल्सफार प्लस वाटर, ये किस में चेंजमेंट हो जा रहा है, क्ले मिनरल्स एंड सोल्यूबल कैटायन एनायन में क्या है, ये चेंजमेंट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, दिस वेदरिंग डोमिनेट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, जो उष्णकटिबंधीय जहाँ पे जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वहाँ पे मोस्टली पाया जाता है, या जहाँ पे हम बोल सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बोले तो तापमान और वर्षा दोनों ज़्यादा होती हैं, ऐसी जगह पे जो केमिकल वेदरिंग है ये क्या है, डोमिनेंट पाई जाती है वहाँ पे, या प्रमुखता से पाई जाती है। देखते हैं कंटिन्यू। देन इन एरिड क्लाइमेट, यानी जहाँ से सूखा की अपेक्षा ये वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे वर्षा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और कंपेयर टू एरिड क्लाइमेट। बिकॉज क्यों ऐसा है, देखते हैं। डिजर्ट एरिया ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, यानी जहाँ पे जो डिजर्ट यहाँ जहाँ सूखा होता है वहाँ पे लैक ऑफ वाटर की कमी हो जाती है। एंड इन टेम्परेट रीजन ड्यू टू द लो टेम्परेचर, और जहाँ पे जो शीतोष्ण टेम्परेचर होता है या शीतोष्ण कटिबंधीय या इस तरह से जहाँ पे सर्दी ऋतु वाली रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर तो ठीक ठाक होती है, लेकिन क्या वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ध्यान रखेंगे। द केमिकल वेदरिंग इज मिनिमम, और एरिड एंड टेम्परेट रीजन दोनों में क्या है, टेम्परेचर जो केमिकल वेदरिंग होगी भाई क्या कम से कम होती है, ध्यान रखेंगे। एक बार हिंदी में भी देख लेंगे। ये अपक्षय शुष्क जलवायु की तुलना में उष्णकटिबंधीय जलवायु तापमान और वर्षा अधिक होती है में प्रभावी होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, जैसा कि ये भी देख रहे थे, और समशीतोष्ण क्षेत्रों में टेम्परेचर के कारण रासायनिक अपक्षय क्या न्यूनतम होता है, ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं इसी का। द केमिकल वेदरिंग रिएक्शन आर मोर इंटेंसिव वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे कि हम लोग ऊपर देख रहे थे वो भी यही है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट में है, एक लाइन में है। तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे रासायनिक अपक्षय कहाँ पे अधिक होगा, जहाँ पे वर्षा की मात्रा और गर्म जलवायु होगी, वहाँ पे क्या है, केमिकल वेदरिंग भी क्या अच्छे से पाई जाएगी। कंटिन्यू देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व CO2 एंड अदर मिनरल्स इन द वाटर एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो पानी में घुले हुए, देखते हैं पानी में घुले हुए CO2 और अन्य खनिजों की मात्रा बढ़ने और तापमान में वृद्धि के साथ रासायनिक अपक्षय की जो दर है वह क्या है, वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, यानी केमिकल वेदरिंग कब कब बढ़ती है, जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है घुले हुए पानी में, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ केमिकल वेदरिंग भी बढ़ती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं फैक्ट इसका। केमिकल वेदरिंग इज नॉट पॉसिबल इन अब्सेंस ऑफ वाटर, यानी ये पानी की अनुपस्थिति में क्या है, ये संभव नहीं है, कौन सी, रासायनिक अपक्षय संभव नहीं है। या दूसरा क्या है, इसी का फैक्ट दूसरा देख लेते हैं। केमिकल वेदरिंग इज पॉसिबल व्हेन वाटर इज प्रेजेंट, यानी जब पानी की उपस्थिति होगी तभी ये संभव है केमिकल वेदरिंग। कंटिन्यू देखते हैं। द केमिकल वेदरिंग इज ए डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये कैसे है, जैसा कि हम देख चुके थे पहले इसकी डेफिनेशन में, ये कैसे है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है व्हेन द टेक प्लेस प्राइमरली एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, इस लाइन को, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था ठीक ठाक एग्जामों में। तो इसमें क्या कह रहा है, केमिकल वेदरिंग डिकम्पोज प्रोसेस विच टेक प्लेस प्राइमरली एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर बोले तो स्थलमंडल, एंड एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो फिर इसको कहते क्या है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉल्ड एज वेदरिंग फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदरिंग फ्रंट, यानी अपक्षय मोर्चा के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, जब रासायनिक अपक्षय में क्या है, स्थलमंडल और वायुमंडल के संयुक्त रूप से जब होता है तो इसे वेदरिंग फ्रंट या फिर अपक्षय मोर्चा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड आल्सो एक्लेरेटेड द
केमिकल बेदरिंग, यानी जो जब कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल की जब उपस्थिति होती है तो उसमें रासायनिक अपचय क्या है, तेजी से काम करती है। तो कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द बेदरिंग फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी जो हमारी केमिकल बेदरिंग है वह तीनों, जितने 3 प्रोसेस होते हैं हमारी बेदरिंग की, वो सभी में सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। ये मिट्टी निर्माण के लिए सबसे अच्छा में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं। केमिकल बेदरिंग इज आल्सो नोन एज बायो जियो केमिकल बेदरिंग, यानी जो केमिकल बेदरिंग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बायो या बोले तो जैव भू रासायनिक अपचय के भी नाम से क्या है इसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, बिलो द बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग रिएक्शन डिस्कस, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी केमिकल की वेदरिंग प्रोसेस होती है, उनमें कौन कौन से, तो पहले हम देखेंगे इसी तरह से देखेंगे। जैसे सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन बोले तो विलयन, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इन सब के बारे में जो 6 प्रोसेस हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक पे अब हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो हमारी प्रोसेस है वह है केमिकल बेदरिंग की सब प्रोसेस है सॉल्यूशन, बोले तो विलयन। तो विलयन एक तरह से हम देख लेते हैं, इसमें कंटिन्यू जो फैक्ट है, तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स हायर डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यानी जो वाटर जो हमारा जल होता है वह क्या है, एक सार्वभौमिक विलायक है जो इसकी जो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पाया जाता है। इसका कितना होता है वाटर का, 81। एक बार पूछ लिया गया था, नेट में भी पूछा था और एसआरएफ में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता, तो 81 होता है, ध्यान रखेंगे। तो इट्स सोल्युबिलिटी एक्शन इज एनहेंस विद डिजोल्व CO2 कॉमा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड एंड साल्ट, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो स्थिरांक जब ज़्यादा होता है तो इसके कारण इसमें CO2 और कार्बनिक और अकार्बनिक एसिड और नमक के साथ इसकी घुलनशीलता क्या है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे वाटर की। सेकंड देखते हैं फैक्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड द सोल्युबिलिटी एक्शन ऑफ वाटर, यानी चट्टानों का विघटन चट्टान की संरचना और पानी की घुलनशीलता की क्रिया पर निर्भर करती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन के रॉक्स एंड सोल्युबिलिटी ऑफ एक्शन ऑफ वाटर के। तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, द सब सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रॉक्स आर डायरेक्टली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ जो पदार्थ होते हैं वे पानी में सीधे रूप से घुलनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल द हाइलाइट्स बोले तो इसको रॉक साल्ट भी नाम से भी जानते हैं, NaCl को या हाइलाइट्स को, ध्यान रखेंगे। इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, ये आसानी से कि जल में क्या है, घुल जाता है। वेयर, जबकि सोल्युबिलिटी ऑफ सम सिलिकेट मिनरल्स लाइक क्वार्टज इज वेरी स्लो, जबकि जो क्वार्टज होता है वह क्या है, बेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंट पावर होती है इसमें, या फिर क्या है, बहुत ही कम घुलनशीलता या फिर ना के बराबर होती है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। इन एरिड रीजन सोल्युबल मिनरल्स रिमेन्स इन रॉक सच एज whereas in semi-arid and humid regions these are completely बहास अवे, यानी जो शुष्क क्षेत्र में घुलनशील जो खनिज होते हैं चट्टानों में ही रह जाते हैं, जबकि अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, बह जाते हैं। क्योंकि जब क्या होता है, जब शुष्क क्षेत्र होगा तो वहाँ पे पानी कमी होगी, तो फिर जो चट्टान में जो भी खनिज हैं वो क्या है, उसमें रह जाएंगे, वो क्या है, नहीं जा पाएंगे नीचे, बह के नहीं जा पाएंगे। जबकि अर्धशुष्क और अर्ध क्षेत्रों में ये क्या है, पूरी तरह से बह जाते हैं नीचे। तो कंटिन्यू देखते हैं। The action is considerably increased when the water is acidified by the dissolution of organic and inorganic acids, यानी जब पानी कार्बनिक और अकार्बनिक एसिड के विघटन से अम्लीय हो जाता है तो क्रिया काफ़ी इसकी क्या है, बढ़ जाती है। जैसे हाइलाइट्स, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे, हाइलाइट्स क्या होता है, पानी के साथ जल्दी घुल जाता है। ये कैसा हमारा रॉक साल्ट है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो सॉल्यूशन है इसमें कौन कौन सी किस तरह से क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। तो CO2 प्लस H2O, CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जैसे जल, तो जो दोनों जो क्रिया होती है तो मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3, ये क्या होता है, ये हमारा कार्बनिक एसिड होता है। तो कार्बनिक एसिड अब देखते हैं, ये हमारा कार्बनिक एसिड बन गया, ध्यान रखेंगे आप लोगों इसको। कंटिन्यू देखते हैं। तो NaCl प्लस, जैसे NaCl जैसे हम देख रहे थे रॉक साल्ट
कैसे इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है वो देख रहे थे। तो NaCl प्लस H2, तो यहाँ पे क्या है जो सोल्यूशन है उसमें जो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन और H2O यहाँ पे क्या है इस तरह से ये सारे मिल जाते हैं और डिजोल्व आयन विद द वाटर, और ये सब क्या है वाटर में आसानी से क्या है घुल जाते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग जो केमिकल प्रोसेस की दूसरी प्रोसेस देखेंगे। दूसरा हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन को एसिड रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, क्या कहते हैं एसिड और रिएक्शन। तो देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण होता है। तो सेकंड इम्पोर्टेंट केमिकल बिदरिंग एजेंट्स, यानी जो केमिकल बिदरिंग है उनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन जो सबसे सेकंड महत्वपूर्ण होगा वो कौन सा होगा हमारा कार्बोनेशन होगा, जो कि केमिकल बिदरिंग एजेंट के रूप में क्या है या प्रोसेस के रूप में क्या है इसको ट्रीट करते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व विथ एनी वेस मिनरल्स, यानी ये जो कार्बोनेशन होता है इसमें होता क्या है कि कम्बिनेशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और किसी बेस मिनरल का कम्बिनेशन होता है, या बेस मिनरल के साथ क्या है इसका सहयोग होता है, इसी को क्या है कार्बोनेशन कहते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको, रिएक्शन देखेंगे तो H2O प्लस CO2 जैसा कि हम ऊपर देख रहे थे, तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या है जुड़ जाएगा। देखते हैं किस तरह से जुड़ेगा। तो CO2 जैसे कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे इसमें एक हाइड्रोजन अलग हो गया, जबकि एक हाइड्रोजन रह गया और CO3 क्या है इसे क्या है क्रिया कर लिया, तो ये CO3 क्या है कार्बनिक एसिड, या फिर क्या है H2CO3। आप ध्यान रखिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि जब 2H इधर दे दिए तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे कार्बनिक एसिड बना लेता है। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे फैक्ट। व्हेन वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव द कार्बनिक एसिड, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनाती है कार्बनिक एसिड बनाती है। तो कंटिन्यू देखते हैं। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ केमिकल बिदरिंग, और ये जो केमिकल बिदरिंग में क्या है महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिस किसमें खासकर रॉक्स एंड मिनरल्स में। तो कंटिन्यू देखते हैं और करके और देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म द कार्बनिक एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुल जाती है तो कार्बनिक एसिड बनाती है, जैसा कि हम रिएक्शन में भी समझ चुके थे। तो कंटिन्यू इसका फैक्ट देखते हैं। द कार्बनिक एसिड और कार्बोनेटेड वाटर अटैक द मैनी रॉक्स एंड मिनरल्स एंड ब्रिंग देम इनटू सॉल्यूशन, और जब कार्बनिक एसिड या जो कार्बोनेटेड वाटर होता है किस पे अटैक करता है रॉक्स एंड मिनरल्स पे, तो क्या बना लेता है सोल्यूशन बना लेता है। तो जैसा देख लेते हैं लाइमस्टोन विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर होता है भाई, वैसे तो जो नॉर्मल सॉइल होती है भाई क्या होता है वैसे तो उसमें इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन जैसे ही अगर कार्बोनेटेड वाटर में इसको क्या जब मिलाते हैं तो रिएक्शन करके ये क्या घुल जाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे जैसे कि लाइमस्टोन विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये क्या वाटर में नॉर्मल वाटर में क्या है ये इनसॉल्युबल है यानी अघुलनशील है, लेकिन इज डिजॉल्व द रेडली बाई द कार्बोनेटेड वाटर, लेकिन जैसे ही कार्बोनेटेड वाटर डाला जाता है तो ये क्या है डिजॉल्व यानी घुलने लगता है और यह आसानी से घुल जाता है। एंड इट्स दस रिमूव फ्रॉम द पेरेंट्स रॉक, और ये पेरेंट रॉक से क्या है आसानी से मूल चट्टान से क्या है हट जाता है क्या लाइमस्टोन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। तो कंटिन्यू इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। तो CO2 CaCO3 बोले तो कार्बनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2CO3 बोले तो कार्बनिक एसिड, जब दोनों में जो क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ध्यान रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा रेडली सॉल्युबल है, और ये जल्दी से क्या है आसान से जो हमारी रिएक्शन है बाइकार्बनिक एसिड में क्या है जो रॉक्स या मिनरल्स हैं वो क्या है आसानी से घुलने लगते हैं इसमें। कंटिन्यू देखते हैं इसमें नेक्स्ट फैक्ट। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन परकोलेटिंग वाटर एंड अदर मिनरल्स लाइक इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HNO3 H2SO4 and some organic acids accelerated द डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स थ्रू द केमिकल बिदरिंग, यानी जो रिश्ता हुआ पानी या अन्य कार्बनिक एसिड जैसे HNO3 और ये सब होते हैं, तो ये क्या है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में रासायनिक अपचय के माध्यम से खनिजों के अपघटन को क्या है या विघटन को क्या है डिकम्पोजिशन को क्या है तेज कर देता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं इसको। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस द रेडली कंबाइंड विथ बेस टू प्रोड्यूस
कार्बोनेटेड एंड बाइकार्बोनेट, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह आसानी से क्षारों के साथ मिलकर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का क्या है उत्पादन करती है। तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे बात हो रही थी बेस की, बेस बोले तो क्षार। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो CO2 प्लस 2KOH, CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, 2KOH है तो बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखते हैं तो ये क्या बना लेता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है, जैसा कि ऊपर हम देख रहे थे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना लेता है। पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है और जिसमें वाटर क्या है अलग हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये रिएक्शन भी बैलेंस है और आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसको। तो K2CO3 बोले तो पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी वाटर और CO2 जब ये मिलके तो क्या बनाते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। पहले वाले में केवल कार्बोनेट बना रहे थे, लास्ट वाले में इसमें देखो रिएक्शन करके तो क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है पानी की उपस्थिति है, ऊपर वाले में पानी की उपस्थिति नहीं थी, तो ये क्या है अलग हो गया था। तो अब ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं इसमें। तो वाई साइड द कार्बोनेशन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ सॉइल सोल्यूशन इज दैट ऑफ एन एसिड क्ले विथ ए फेल्सपार लाइक एनोर्थाइड, यानी कार्बोनेशन के अलावा मिट्टी के खनिजों के साथ हाइड्रोजन आयन्स की जो प्रतिक्रिया होती है, तो जैसे क्या बनता है, जैसे एनोर्थाइड से क्या बन जाता है, फेल्सपार के साथ साथ अम्लीय मिट्टी की तरह क्या है ये वर्क करता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कैल्शियम CaAl Si2O8 ये क्या है हमारा बेसिक सिलिकेट है, ध्यान रखेंगे। और जो क्ले पे इस समय क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आयन है, किसके, हाइड्रोजन के, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो क्ले पे जो आयन्स थे हाइड्रोजन के वो किस में आ गए, एक जो हमारे बेस के साथ आ गए। तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, एसिड सिलिकेट बना लेता है, जैसे H2Al Si2A8। तो अब जो क्ले पे होती, क्ले पे हमारी क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, जो कैल्शियम यहाँ पे था वो कैल्शियम हमारा क्ले पे आ गया, जो हाइड्रोजन हमारा क्ले पे था वो हाइड्रोजन कहाँ आ गया, हमारा बेस के साथ आ गया, जैसा कि हम इसके डिफिनीसन में समझे थे। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे, इसको देखते हैं। ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्ले इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सो फॉर्म द एसिड सिलिकेट, यानी पुनः क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के कारण इस प्रकार बने एसिड सिलिकेट से मिट्टी का उत्पादन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे और कंटिन्यू देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। द माइका लाइक स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ विच इन हाइड्रस माइका, यानी जो माइका होता है वह कार्बोनेट या वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, हाइड्रस माइका का या जलीय अभ्रक का क्या है निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा कार्बोनेशन है वह कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, जो कि क्या हमारी केमिकल वेदरिंग की क्या है थर्ड प्रोसेस है। कौन सी, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन बोले तो जलयोजन, जलयोजन इसमें क्या है, जल के जो अणु होते हैं वे क्या है जुड़ जाते हैं किसी भी मिनरल्स या फिर किसी भी रॉक के साथ। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन एक तरह से। द हाइड्रेशन मीन्स केमिकल कम्बिनेशन, ध्यान रखेंगे इसमें क्या केमिकल कम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखेंगे। तो किसका कम्बिनेशन हो रहा, वाटर मॉलिक्यूल्स विथ ए मिनरल्स, पार्टिकुलर मिनरल्स टू फॉर्म ए न्यू मिनरल्स, और इसी तरह से क्या है न्यू मिनरल्स का क्या है निर्माण हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम केमिकल वेदरिंग की डिफिनीशन में ये चीज़ पढ़े थे। तो ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रेशन का अर्थ क्या है, एक नया खनिज बनने के लिए एक विशेष खनिज के साथ पानी के अणुओं का रासायनिक संयोजन होता है, जैसा कि डिफिनीशन में है। ध्यान रखेंगे, ये आप तरह से अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो हाइड्रेशन में आप इतना लिख सकते हैं, हम मान लेंगे कि आपको ठीक ठाक आपने पढ़ा है या जाना है। तो कंटिन्यू इसका हम रिएक्शन के साथ देखेंगे। तो CaSO4 प्लस 2H2O, CaSO4 बोले तो कैल्शियम सल्फेट, जो कि हमारा क्या है अनहाइड्रेटेड है, यानी वाटर नहीं है इसके साथ। अब तो फिर ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ये जिप्सम बना लेगा। जिप्सम कैसा हमारा हाइड्रेटेड है, ये ध्यान रखेंगे, जिप्सम क्या हमारा हाइड्रेटेड है। तो कंटिन्यू देखेंगे जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी भी मिनरल के साथ वाटर के किसी भी मिनरल वाटर के साथ मिलकर के एक नया पदार्थ बना लेगा। तो यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जिप्सम बन गया पानी के साथ मिलकर के। तो कंटिन्यू देखेंगे, द सॉइल फार्मिंग मिनरल्स इन रॉक्स डू नॉट कंटेन द वाटर,
यानी जैसा कि हम देख रहे थे केमिकल वेदरिंग में कि जो जब पानी होगा तभी केमिकल वेदरिंग हमारी क्या है, सक्सेस होगी। तो यहाँ पे भी ये चट्टानों में मिट्टी बनने वाले खनिजों में पानी जबकि जैसे क्या नहीं होता, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल फार्मिंग मिनरल्स अकरिंग इन रॉक्स अंडरगो हाइड्रेशन व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड कंडीशन। यानी जो चट्टान होती है उसमें पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वह क्या है, आर्द्र स्थिति में संपर्क आने पर जलयोजन से क्या है ये गुजरती है। यानी जो रॉक्स होता है उसमें देख रहे थे कि पानी नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या है मॉइस्चर अधिक होती है, तो जो मिनरल्स है उसमें क्या वाटर के संपर्क में आने पर क्या है न्यू जो हमारा प्रोडक्ट है ये न्यू सब्सटेंस बनता है। तो कंटिन्यू देखते हैं। अपॉन हाइड्रेशन देर इज सॉइलिंग एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द मिनरल्स। यानी जलयोजन पर क्या होता है, सॉइलिंग आ जाती है। सॉइलिंग बोले तो फुलाव आ जाता है किसमें, किसी भी मिनरल्स में। कब, जब वाटर के संपर्क में आता है कोई भी मिनरल्स, तब। फुल स्टॉप। दीज मिनरल्स लूज देयर लस्टर एंड बिकम सॉफ्ट गेट रेडली विदर्ड। यानी जो खनिज क्या होता है यहाँ पे अपनी चमक क्या है फूलने के साथ तो अपनी चमक खो देता है और नरम हो जाते हैं, जिससे क्या है भाई आसानी से क्या है अपक्षय हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब यहाँ पे आसानी से वे क्या है अपक्षय हो जाते हैं या बेदरिंग हो जाती है आसानी से। कंटिन्यू देखते हैं। द एब्जॉर्ब्ड वाटर प्रोवाइड ए ब्रिज और एंट्री फॉर द हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस टू अटैक दिस स्ट्रक्चर। यानी जो हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम जो आयंस होते हैं वह एक तरह से एक पुल का कार्य करते हैं या फिर प्रवेश का काम करते हैं। किसके लिए, अधशोषित पानी की संरचना के लिए। यानी जो पानी होता है उसको हमला करने के लिए क्या है, ये क्या है एक तरह से ब्रिज या एंट्री का काम करते हैं किसी भी मिनरल्स पर, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रोसेस एविडेंस इन नेचर एंड वर्क विथ सेकेंडरी मिनरल्स। इसमें क्या है, जो हमारी जो हाइड्रेशन है इसमें क्या है मोस्टली सेकेंडरी मिनरल्स का निर्माण होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं प्राइमरी मिनरल से सेकेंडरी मिनरल्स, वह कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी मिनरल्स का क्या निर्माण होता है, तो कौन सी हमारी हाइड्रेशन है। तो यही ये बात कह रहा है। एंड सच द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड मिनरल्स एंड जिप्सम फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति में सबसे आम प्रक्रियाओं या साक्ष्यों में से एक है ये माध्यमिक खनिजों जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम के साथ काम करता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कैसे। तो ये हमारा Al2O3 इसमें क्या है जल जुड़ जा रहा है, देखते हैं प्लस 3H2O। तो इसमें देखते हैं क्या Al2O3 इंटू 3H2O, तो ये क्या बॉक्साइड बना लेता है। तो ये क्या बना लेता है हमारा बॉक्साइड बना लेगा, जो कि हमारा सेकेंडरी मिनरल्स है। तो कंटिन्यू दूसरा देख लेते हैं। 2Fe2O3 इसको क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। हेमेटाइट कलर कैसा होता है, रेड। जैसे कि जो रेड सोल हमारी रेड होती है वो किसी हेमेटाइट के कारण होती है। प्लस 3H2O या फिर 3HOH, बात एक ही है। ये क्या हमारा वाटर है, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो ये क्या हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा। जैसा कि होता है जब वाटर के साथ मिल जाता है हेमेटाइट तो क्या बना लेता है लिमोनाइट बना लेता है। किसका निर्माण होता है, लिमोनाइट। इसका कलर कैसा होता है, येलो। जैसा कि हम देखते हैं जो पीली मिट्टी होती है उसमें क्या है येलो कलर का निर्माण होता है। कंटिन्यू देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लिमोनाइट, यहाँ पे बात हो रही थी इसकी। जब फॉर्मेशन ऑफ लिमोनाइट किससे बनता है, फ्रॉम हेमेटाइट से। फ्रॉम किससे बनता है, हेमेटाइट से। क्या बनता है, लिमोनाइट। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रेशन प्रोसेस की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देख लेते हैं। द 3Mg बोले तो ओलिविन प्लस 2H2O, यानी ओलिविन और जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, सरपेंटाइन बना लेता है। क्या बना लेता है, सरपेंटाइन। तो आप देख लेंगे जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ सरपेंटाइन है, सरपेंटाइन है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, फ्रॉम ओलिविन से। ओलिविन से कौन सी प्रोसेस के द्वारा, वाई द हाइड्रेटेड प्रोसेस के द्वारा बनता है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग और देख लें कुछ फैक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ गोइथाइट्स फ्रॉम हेमेटाइट, यानी जो गोथाइट्स जो हमारा बनता है वह किससे बनता है, हेमेटाइट से बनता है बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस। इनको आप ध्यान रखिएगा, नेट SRF JRF सभी में पूछा जाता है ये तरह से। कंटिन्यू देखेंगे। ड्यू टू दिस रिएक्शन द मिनरल्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यानी जैसे भी इस रिएक्शन में जो केमिकल कौन सी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है वाटर के संपर्क में आने पर किसी भी मिनरल्स का जो वॉल्यूम है आयतन में बढ़ जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, वह रेडली क्या है आराम से अपक्षय योग्य हो जाता है। तो इसमें ये बात चल रही थी। कंटिन्यू देखेंगे अब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस।
तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस देखें तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, यानी जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वह किसकी उल्टी प्रक्रिया होती है, हाइड्रेशन की उल्टी प्रक्रिया बोल सकते हैं, विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसा कि देख रहे थे हाइड्रेशन में क्या हो रहा था, जल का योजन मतलब जल का जुड़ जा रहे थे किसी मिनरल के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस यानी कि जो हाइड्रोजन है वह क्या, जो वाटर है वह क्या टूट जा रहा है। अब देखेंगे हम आगे। तो द फर्स्ट डोमिनेंट केमिकल वेदरिंग एजेंट्स इन ऑल द केमिकल वेदरिंग, यानी अगर बात की जाए कि सभी केमिकल वेदरिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है, तो वह प्रक्रिया हमारी हाइड्रोलाइसिस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, और ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, नेट, जेआरएफ और एसआरएफ इन सभी में, यूपी कैटेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन इससे। तो कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिकल वेदरिंग प्रोसेस अमंग द ऑल, ये वही बात है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखेंगे। द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो वाटर होता है वह क्या टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्सिल बोले तो OH आयंस, OH आयंस और हाइड्रोजन आयन में क्या है, ये वाटर यहाँ पे टूट जाता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। जैसे H2O, अब यहाँ पे जब क्रिया की तो क्या है, वाटर और हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन जो वाटर टूटा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन प्लस आ गया, H प्लस आ गया, दूसरा क्या हमारा हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू महत्वपूर्ण है, ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इट इज़ ए टाइप्स ऑफ डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये क्या है, डबल यानी दो बार क्या है, यह दोहरी अपघटन की प्रक्रिया है। कंटिन्यू देखते हैं। इन विच CO2 मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, रिच वाटर गेट easily dissociation of water into hydrogen and हाइड्रोक्सिल आयन विच केमिकली कम्बाइंड विथ ए मिनरल्स एंड फ्रॉम ए न्यू मिनरल्स, और इस तरह से क्या है, न्यू मिनरल्स का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये एक तरह की दोहरी प्रक्रिया है जिसमें CO2 खनिज और कार्बनिक अम्ल से के पानी के साथ क्रिया करके क्या है, हाइड्रोजन और OH आयन को विघटित कर देता है, जो रासायनिक रूप से एक खनिज के साथ मिलकर एक नया निर्माण का खनिज का क्या है, निर्माण करते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे इसके। द इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन द एक्लेरेटेड हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द वाटर, यानी जो H हाइड्रोजन आयंस है वह उसकी अगर जब वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप पानी की हाइड्रोलाइटिक क्रिया क्या है, तेज हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में बी कंसीडर एज द फोररनर, ये ध्यान रखेंगे आप, फोररनर इन क्ले फॉर्मेशन। क्ले कैसा हमारा सेकेंडरी क्ले मिनरल्स है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या है, क्ले फॉर्मेशन का क्या है, क्ले का निर्माण होता है। ये भी आखिर क्या है, फॉररनर मतलब अग्रणी माना जा सकता है। या फिर और देख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस में भी कंसीडर एज द प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ क्ले फॉर्मेशन, यानी हाइड्रोलाइसिस को मिट्टी निर्माण का प्रमुख एजेंट माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। वाटर दस एक्ट लाइक ए वीक एसिड ऑन सिलिकेट मिनरल्स फॉर एग्जांपल, इसमें देख लेते हैं जो पानी क्या है, सिलिकेट खनिज ऊपर एक खनिज एसिड की तरह क्या कार्य करता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि कैसे वाटर टूट जाता है दो भागों में, एक हाइड्रोजन आयंस, दूसरा क्या हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखते हैं इसमें। जैसे KAlSi3O8, ये क्या हमारा आर्थोक्लेज है। अब देखते हैं आर्थोक्लेज, और ये क्या हमारा वाटर, जैसे H2O या फिर HOH, बात एक ही है, ध्यान रखना। जब क्रिया करता है तो क्या करता है, तो जो हमारा जो यहाँ से जो 2H है ना, आप देखेंगे यहाँ पे 2H है, तो एक H कहाँ पे किस पे आ जाएगा, ये K के स्थान पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, K के स्थान पे देखो एक H आ जाएगा, और जो K होगा वह हमारा क्या है कि OH के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक जब एक H इधर चला जाएगा K की जगह पे, तो यहाँ पे एक H यहाँ पे OH बचेगा, तो K हमारा OH के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ध्यान रखेंगे। तो क्या है ये, तो जो ये हमारा जो आर्थोक्लेज है, ये क्या है, एसिड सिलिकेट बना लेता है, और प्लस में क्या बच जाता है कि OH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है साइड में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ध्यान रखेंगे आप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बना लेता है ये। इस चीज़ को आप रखेंगे ध्यान। हाँ, तो देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम ऑर्थोक्लेज बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जो सैलिसिलिक एसिड, जैसे ये क्या हमारे एसिड एक तरह से एसिडिक, एक तरह से क्या है, ये हमारा एसिड सिलिकेट के लिए क्या है, हमारा एसिडिक नेचर का है। और जो किससे बनता है, हमारा जो ऑर्थोक्लेज से क्या है बनता है, इससे बनता है, ध्यान रखें। और किस प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के। तो सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं इसमें। 2HAlSI3OH प्लस 8HOH। तो इसमें देख ले तो ये हमारा एसिड सिलिकेट है, और ये क्या बना लेता है, Al2O3 इंटू 3H2O, यानी बॉक्साइड बना लेता है, और हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है यहाँ पे। तो देख लेंगे 6H2SI3OH। तो कंटिन्यू इसको देखते हैं हम लोग। द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम फ्रॉम ऑर्थोक्लेज बाई द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जिप्सम भी क्या हमारा किससे बनता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। ये किससे बनेगा, ऑर्थोक्लेज से बनेगा, तो बनेगा हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब ध्यान रखिए, जिप्सम हमारा हाइड्रेशन से भी बन रहा था। वहाँ पे किससे बना था, CaSO4 के द्वारा, जो कि अनहाइड्रेटेड था। यहाँ पे भी जिप्सम बन रहा है, ये आप चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपसे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एलोपेन। तो एलोपेन क्या है, ये हमारा एक मिनरल्स होता है, हल्का मिनरल्स होता है, जो कि वोल्केनिक एक्स में जो रॉक्स होती है एंडीसोल वाटर में, उसमें क्या है पाया जाता है। तो एलोपेन किससे बनता है, ऑर्थोक्लेज बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी एलोपेन भी हमारा क्या है, ऑर्थोक्लेज जो मिनरल्स होता है उससे बनता है बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो कंटिन्यू देखेंगे हम आगे। बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या होती है, कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए मिनरल्स एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीडेशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और जो इलेक्ट्रॉन है उनका बाहर हो जाना या फिर लॉस हो जाना। तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन का अर्थ है किसी खनिज में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण का अर्थ है, और या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या नष्ट हो जाना, क्या ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन कंटिन्यू देखेंगे, एक बार और देख लेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ O2 डिजॉल्व इन वाटर और फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर विथ द एक्सपोज रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी ऑक्सीकरण का अर्थ ऑक्सीजन का जुड़ना है पानी में या वायु में घुली CO2 का उजागर चट्टानों का खनिजों के साथ क्या है संयोग होना। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जो ऑक्सीजन किस में जुड़ेगी, मिनरल्स में जुड़ेगी, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर्स मोस्टली आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण प्रोसेस, वह किस प्रोसेस के बाद मोस्टली पाई जाती है, हाइड्रोलाइसिस। जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़े थे, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के क्या है, ये बाद पाई जाती है, ये बाद होती है, ये ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द ऑक्सीडेशन मोर अकरिंग या एक्टिव इन वेल द एरिटेड रॉक्स एंड सॉफ्ट मिनरल्स एंड प्रेजेंस और मॉइस्चर वेयर ऑक्सीजन सप्लाई इन हाई, क्या होगा, हाई एंड बायोलॉजिकल डिमांड इज वेरी लो एंड रिजल्ट इन हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जो हाइड्रेटेड जो ऑक्साइड जो बनता है वह मोस्टली कब बनता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है ज़्यादा होती है, एरिटेड होती है, और वहाँ पे जो पानी का जो जल निकास वह अच्छी तरह से हो, और दूसरा जहाँ पे ऑक्सीजन अगर हो अच्छी खासी मात्रा में तो सप्लाई, और बायोलॉजिकल डिमांड क्या बहुत ही कम हो, तो उस स्थान पे क्या है हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनते हैं या फिर होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। रॉक कॉन्टेनिंग पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, ग्लूकोनाइट एंड क्लोराइड आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। यानी जो रॉक्स होते हैं हमारे, जैसे कुछ इसमें प्राइमरी रॉक्स हैं, मोस्टली प्राइमरी रॉक्स हैं, इन सभी में किसके प्रति ये संवेदनशील होती है, तो ये हमारी होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के संवेदनशील होती है, के प्रति संवेदनशील होती है। कंटिन्यू इसको हम देखते हैं। द सॉइल फार्मिंग मिनरल कॉन्टेनिंग जैसे ओलिविन, फेरस, फॉर्म ऑफ आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज किसको, फेरिक फार्म
यानी जो ओलिविन और जो फेरस फॉर्म होता है वह किस में ऑक्सीडाइज होता है, फेरिक फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ड्यू टू दिस द रिजिडली ऑफ मिनरल्स स्ट्रक्चर बीकेन्स एंड द मैकेनिज्म ब्रेक डाउन बिकम द ईजर। और ये खनिज जिससे होते हैं, जो खनिज संरचना होती है वे कठोर और भाई। तो कंटिन्यू हम देख रहे थे कि जो ओलिविन होता है, जो ओलिविन और जो फेरस होता है भाई हमारा किस में चेंजमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा फेरिक फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देख रहे हैं हम। हाँ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन न्यू मिनरल्स आर आल्सो फॉर्म, यानी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा मोस्टली क्या है, नए खनिज हमेशा बनते ही हैं। वैसे मोस्टली हमारी जो केमिकल वेदरिंग है उसके द्वारा, पूरे के द्वारा न्यू केमिकल मिनरल्स बनते हैं, लेकिन इसके द्वारा मोस्टली भी बनते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल फार्मिंग मिनरल्स कॉन्टेनिंग आयरन, मैग्नीज जैसे Mn++ एंड सल्फर आयंस आर मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। यानी जो आयरन, मैग्नीज और जो सल्फर होता है, जो मिनरल्स होते हैं वह क्या मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं किसके लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ध्यान रखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो 4FeO+O2। तो 4FeO ये क्या है हमारा, फेरस है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम अभी पीछे देखे थे कि जो ओलिविन और फेरस होते हैं वे किस में चेंजमेंट हो जाते हैं, वह उनसे फेरिक बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे आप इसमें क्या ऑक्सीजन का देखो जुड़ना होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे 4FeO+O2 ये क्या है, यहाँ पे जब जुड़ के तो क्या बना 2Fe2O3, और ये क्या हमारा बन गया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोले तो हीमेटाइट बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसको। द फॉर्मेशन ऑफ हीमेटाइट फ्रॉम फेरस ऑक्साइड बाई हाइड्रेशन प्रोसेस, यानी जो फेरिक ऑक्साइड होता है या बोले तो हेमेटाइट, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, फेरस ऑक्साइड के द्वारा। किसके, फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड बाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू दूसरा देख लेते हैं। 4Fe2O3 ये क्या है हमारा मैग्नेटाइट, क्या है हमारा मैग्नेटाइट। यही मिनरल्स होता है जो हमारे क्या है ब्लैक सॉइल में पाया जाता है मोस्टली, जिसकी वजह से क्या ब्लैक सॉइल ब्लैक दिखाई देती है हमको, और ह्यूमस क्ले कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है हमारा मैग्नेटाइट और प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, यानी हीमेटाइट। इससे भी मैग्नेटाइट से भी क्या है हीमेटाइट का निर्माण हो जाता है बाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमेटाइट फ्रॉम मैग्नेटाइट मिनरल्स बाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इससे क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा हीमेटाइट का क्या निर्माण हो जाता है, किससे, मैग्नेटाइट से, ये ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। Zn बोले तो जिंक, O2 बोले तो ऑक्सीजन। जिंक और प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है हमारा, तो क्या जिंक जो ऑक्सीजन होता है ये क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द जिंक बाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी जो जिंक ऑक्साइड बनता है वो किसके द्वारा बनता है, किसके माध्यम से बनता है, जिंक के द्वारा। और किसके द्वारा बनता है, कौन से प्रोसेस के, तो वह है हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। 2S+2H2O, यानी यहाँ पे वाटर भी हमारा साथ में है और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है साथ में है। 3O2 ये भी क्या हमारा साथ में है। तो फाइनली क्या बन जाता है, 2H2SO4 बन जाता है, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर बाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम लोग पीछे जो देख रहे थे, ये क्या है हमारा फेरस से किसका निर्माण हो जाता है हमारा, फेरिक बोले तो Fe3+, इसका निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखें, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो फाइनली हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन की जो नेक्स्ट प्रोसेस है और लास्ट प्रोसेस है, तो कौन सा है, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन बोले तो अपचयन। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट या फिर उल्टा है। तो कैसे एक बार देखते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस इज ए अपोजिट या फिर रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी जो अपचयन क्रिया ऑक्सीकरण प्रक्रिया की विपरीत या फिर क्या उल्टी होती है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं। दिस मीन्स, मतलब रिडक्शन मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या है जुड़ना। द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज, और नेगेटिव चार्ज क्या बढ़ जाते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीज, इज कॉल्ड एज
रिडक्शन। ध्यान रखें आप। तो इसका क्या मतलब, एक बार हिंदी में इसका मतलब है ऑक्सीजन को हटाना और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से क्या होता है, जो ऋणात्मक आवेश वाले जो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें क्या है वृद्धि हो जाती है, और जो धनात्मक चार्ज होते हैं उसके आवेश में क्या है कमी को हम क्या कहते हैं अपचयन कहा जाता है। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आप कंटिन्यू देखते हैं। द रिडक्शन इज मोर अंडर एक्सेस वाटर, यानी जैसा कि हम देख रहे थे जो ऑक्सीडेशन था भाई कहाँ पे मोस्टली पाया जा रहा, जहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता होती है, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये जहाँ पे वाटर की अधिकता होती है। ध्यान रखिएगा दोनों में। द एक्सेस वाटर कंडीशन यानी ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी लो, वहाँ पे क्या ऑक्सीजन सप्लाई हाई थी लेकिन यहाँ पे क्या लो है, और बायोलॉजिकल डिमांड वहाँ पे कम थी, यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल डिमांड इज वेरी हाई। तो क्या है अधिक पानी की स्थिति में अपचयन की प्रक्रिया अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या आपूर्ति बहुत कम होती है और जैविक मांग भी क्या है अधिक होती है। तो कंटिन्यू फैक्ट देखते हैं इसका। हाँ, रिजल्टिंग इन कन्वर्जन ऑफ द हायर वैलेंट मेटल्स टू द लो वैलेंट कैटायंस, लो वैलेंट मेटल्स। इसमें क्या होता है जो हायर वैलेंट वाले होते हैं वह क्या लो वैलेंसी में क्या है कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का देख ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट, उसमें क्या हो रहा था जो फेरस हो रहा था भाई फेरस हमारा फेरिक में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन ऑक्सीडेशन में ये क्या नाम है रिडक्शन है, इसमें क्या हो रहा था अपचयन में, इसमें फेरिक से और हमारा जो है फेरस में चेंजमेंट हो रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। एंड इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन चेंजिंग सॉइल कलर टू ग्रे, और इसी के कारण इसमें मिट्टी में क्या है कैसा कैसा कलर पाया जाता है, ग्रे कलर पाया जाता है, भूरा, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, एच फेरिक आयरन। इस कन्वर्ट ये किस में कन्वर्ट होता है फेरिक आयरन, जैसा कि देख रहे हैं फेरस आयरन कंपाउंड में क्या है जब चेंज होता है तो मृदा में क्या है ग्रे ब्लू और ग्रीन कलर क्या है उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे इसको। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आप ध्यान रखेंगे, जब Fe++ यानी 2 प्लस होंगे तो उसे फेरस कहेंगे, तो फेरस आयरन होता इन द सिस्टम, तो सल्फाइड आर आल्सो फॉर्म द ग्रीन। तो इसमें क्या है सल्फाइड जो होगा भाई क्या जो बनता है भाई क्या ग्रीन होगा, ब्लू कलर का होता है टू द सॉइल में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या सिस्टम में जब आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फाइड जब मिट्टी में होता है तो हरा और नीले रंग का क्या है निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था नेट में। द लेप्रिडोक्रोसाइट यानी इसे गामा FeOH इसका फार्मूला हो जाएगा, इज आल्सो फार्म इन दिस कंडीशन, यानी जो रिडक्शन कंडीशन है इसमें लेप्रिडोक्रोसाइड मोस्टली बनता है, विच एम्बड्स द ऑरेंज एंड येलो कलर, और ये कैसा कलर देता है येलो कलर देता है और येलो मोटल कलर देता है टू द सॉइल अंडर द रिड्यूस कंडीशन। रिड्यूस कंडीशन में ऐसे इस तरह से क्या है कलर क्या है ऑरेंज और येलो कलर क्या है मतलब धब्बेदार देता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, यानी जब एक्सेस वाटर होगा तो वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाएगी और रिड्यूस टेक प्लेस, और वहाँ पे क्या है जो रिडक्शन कंडीशन में क्या है मोस्टली यही होता है। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इसमें 2Fe2O3 जैसा कि देख रहे थे ऊपर, इसका जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन का। तो हीमेटाइट में क्या फेरस ऑक्साइड या बोले तो यहाँ पे जो ये लिमोनाइट का क्या है निर्माण हो जाता है। तो हीमेटाइट से लिमोनाइट का बनना ये किस प्रोसेस के द्वारा होगा, ये रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा होगा। तो ध्यान रखिएगा। ये क्या है कैसे फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं दूसरा। द हीमेटाइट से क्या मैग्नेटाइट भी बन जाता है हमारा, किस प्रोसेस के द्वारा रिडक्शन के द्वारा, और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है जैसा कि हम लोग देख रहे थे इसकी डेफिनेशन में। कंटिन्यू देखेंगे। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर कॉमन इन द मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो आयरन और रिडक्शन जो दोनों प्रोसेस हैं उनमें मोस्टली कौन कौन से मिनरल्स में ससेप्टेबल होती है इसके प्रति, तो आयरन, मैग्नीज और सल्फर ये मिनरल्स होते हैं, ये क्या है मोस्टली इसके प्रति क्या है ससेप्टेबल होते हैं दोनों। अब ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं कंटिन्यू एक तरह से समराइज या कंक्लूजन देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। इन कंक्लूजन द ड्यूरिंग द केमिकल वेदरिंग इग्नियस
एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी रिगार्डेड इज इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। यानी जो वेदरिंग जब किस में होगी, इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो ये किस में चेंजमेंट हो जाता है, ये प्राइमरी मिनरल हमारा प्रोडक्शन हो जाता है किससे, प्राइमरी सेकेंडरी मिनरल का क्या प्रोडक्शन हो जाता है किससे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ध्यान रखेंगे, प्राइमरी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से प्राइमरी मिनरल्स बनते थे, जो फाइनली किस में कन्वर्ट होते थे, सेकेंडरी मिनरल्स में। जब जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ये क्या बनाती है, मोस्टली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिनरल्स बनाती है। ध्यान रखेंगे आप इसको। तो वेदरिंग एक्ट द इनिशियली टू डिस्ट्रॉय एनी द रिलेटिवली बिग द बॉन्डिंग एजेंट्स एंड द पार्टिकल्स आर फ्रीड एंड कैन बी इंडिविजुअली सब्जेक्टेड टू वेदरिंग। यानी तलछटी मिट्टी में प्राथमिक और द्वितीय खनिजों से क्या है मिल करके बनती है, और अच्छा शुरू में किसी भी कमज़ोर अपेक्षाकृत कमज़ोर बंधन या बाउंड एजेंटों को नष्ट करने का कार्य करता है, और जो क्या है कण मुक्त हो जाते हैं। इससे क्या व्यक्तिगत रूप से अपचय के क्या है अधीन हो जाते हैं। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो हम तीसरा जो वीडियो लेके आएंगे उसमें कंप्लीट वेदरिंग की बात करेंगे, जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसके फैक्टर्स। तो ये कंप्लीट वीडियो आएगी उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने केमिकल वेदरिंग को समझा बहुत ही आसान शब्दों में, अगर फिर भी किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी राय, कमेंट और सजेशन आप अपना कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।